आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। लास्ट टाइम हमने जो है वो मोनोटॉमिक गैस तक शायद इंटरनल एनर्जी जो है उसको कैलकुलेट किया था, हैं? डाइटॉमिक तक कर लिया था कैलकुलेट। अच्छा, आज फिर हमने कैलकुलेट करनी है पॉलीटॉमिक की। इंटरनल एनर्जी ऑफ पॉली एटॉमिक गैस। पॉलीटॉमिक गैस का मतलब है कि जिसके अंदर मोनोटॉमिक में 1, डाइटॉमिक में 2 और पॉलीटॉमिक के अंदर जिसके अंदर 2 से भी ज़्यादा एटम्स हों, यानी कि जिसका मॉलिक्यूल जो है वो 2 से भी ज़्यादा एटम्स जो हैं उनको कंटेन कर रहा हो। ठीक है। द गैस इन विच the molecules contain more than 2 atoms is known as polyatomic gas। तो इस किस्म की जो गैस होती है उसको हम पॉलीएटॉमिक गैस का नाम देते हैं, यानी कि 2 एटम से ज़्यादा पर परमिटिव सेल हमारे पास जो है वो एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 से ज़्यादा, यानी कि हर परमिटिव सेल जो है वो 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो 2 से ज़्यादा एटम्स को कंटेन कर रहा था। ठीक है। मोनोटॉमिक में तो 1 कर रहा था, डाइटॉमिक में 2 कर रहा था, तो इसके अंदर 2 से ज़्यादा को कंटेन कर रहा है, यानी कि 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। दे दिया? ठीक। और 7 भी हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने जिस तरह कैलकुलेट की थी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, मोनोटॉमिक की और डाइटॉमिक की, इसी तरह हमने इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी कैलकुलेट करके देख ली। आप देखें कि मोनोटॉमिक में आपने ये कहा था कि उसकी एक्स, वाई और जेड के अंदर सिर्फ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, यानी कि ट्रांसलेशनल, उसकी काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से? ट्रांसलेशन की वजह से है। तो इसलिए हमने कहा कि 3 डिग्रीज, यानी कि एक्स, वाई और जेड में उसकी मोशन हो सकती है, तो उसकी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। इसी तरह हमने जब डाइटॉमिक की बात की तो डाइटॉमिक में हमने ये कहा कि 3 से ज़्यादा हैं, क्योंकि 3 तो उसकी ट्रांसलेशनल की हैं। अब उसके अंदर 1 से ज़्यादा एटम्स हैं, 1 से ज़्यादा एटम है, यानी कि 2 एटम है, तो 3 तो ट्रांसलेशनल की होगी और 2 किसकी होगी? रोटेशनल की। तो टोटल कितनी होगी? 5। अब पॉलीटॉमिक के अंदर हमारे पास 2 से ज़्यादा हैं, लिहाजा हम कहेंगे कि इस गैस की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 6 है। ठीक है। अब वो किस तरह वो समझते हैं उसको? देयर आर 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर पॉलीएटॉमिक गैस। तो पॉलीएटॉमिक गैस जो है उसकी 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो है हमारे पास। ठीक है। तो अब ये 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप देखें कि इंटरनल एनर्जी Na, अब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर होती है? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1/2 kBT, इसी के बराबर होती है ना। तो अब 6 हैं तो कितनी हो जाएंगी? 6/2 kBT, और ये 2 इससे कट जाएगा, 3Na kBT, यानी कि U इंटरनल एनर्जी Na kB इज इक्वल टू R।
तो ये क्या हो जाएगा 3RT। ठीक है, अब इसकी 6 इंटरनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किस तरह है। देखिए अब आपके पास हो सकता है कि 3 एटम्स हों, 3 ट्रांसलेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 किस्म की रोटेशन हो सकती है, 3 किस्म की मोशन हो सकती है ना। ट्रांसलेशनल हो सकती है, रोटेशनल हो सकती है और वाइब्रेशनल हो सकती है। ये ठीक है, आप इसको किस तरह डिवाइड करेंगे कि 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशनल, मोशन, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशनल, मोशन और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है जी, कितनी किस्म की हो सकती हैं? 3 किस्म की। वाइब्रेट कर सकता है किसी एक्सेस के अबाउट, 2 एक्सेस के अबाउट रोटेट कर सकता है और 3 एक्सेस के अबाउट ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है। अब 3 यहाँ पर हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, एटम्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2 से ज़्यादा है। ठीक है जी, पर परमिटिव सेल। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ देखने वाली है कि जब 2 गैसेस जो हैं जिनकी सेम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो तो उनका टेम्परेचर भी सेम होगा, लेकिन अगर उनकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी तो फिर उनका टेम्परेचर भी डिफरेंट होगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर जो है वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर जो है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो उससे जो आपकी गैस है या आपका सिस्टम है उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा। और अगर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती तो फिर जो गैस का टेम्परेचर है उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर इफ़ 2 gases have same translational काइनेटिक एनर्जी, अगर 2 गैसेस जो हैं उनकी सेम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, देन दे विल हैव सेम टेम्परेचर, तो फिर उनका टेम्परेचर जो है वो सेम होगा। बट इन केस ऑफ different translational kinetic energy of gases, the temperature will be different। तो टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होगा।
अब जो हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जीज़ हैं, इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है। जो इंटरनल एनर्जीज़ हैं वो गैस की क्वांटाइज्ड हैं। द इंटरनल एनर्जीज of gases are quantized according to kinetic model of gases. क्वांटाइज्ड का मतलब आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, क्यों जी? क्वांटाइज्ड का मतलब आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आपने क्वांटाइज्ड का मतलब जो है ये मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर जो फंडामेंटल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है उसके अंदर आपने बड़ी डिटेल के साथ जो है इसको स्टडी किया। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि जो चीज़ वो वैल्यू जो कॉन्टीन्यूस ना हो, वैल्यू इस तरह हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर्स जो हैं ये क्या हैं? ये क्वांटाइज्ड हैं। कोई वैल्यू ऐसे नहीं होगी 1.2 1.3 1.4 1.5। क्वांटाइज्ड का ये मतलब होता है। तो इंटरनल एनर्जी जो है गैसेस की वो क्वांटाइज्ड है, यानी कि हर गैस की इंटरनल एनर्जी दूसरे से डिफरेंट होगी, एक जैसी एनर्जीज नहीं होंगी, क्योंकि वो एनर्जीज किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं? वो एनर्जीज टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। और टेम्परेचर अगर सिस्टम का चेंज होता है तो फिर उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो भी चेंज होगी। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो एनर्जीज़ हैं ये क्वांटाइज्ड हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप देखें कि नेक्स्ट ये तो अब हमने इंटरनल एनर्जी हमें पता लग गया कि हम किसी गैस की इंटरनल एनर्जी जो है उसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पहले ये देखना होता है कि गैस जो है वो मोनोटॉमिक है, वो डाइटॉमिक है, या वो पॉली एटॉमिक है। तो उसके मुताबिक हम देखते हैं कि कितने एटम्स हैं पर मालिक्यूल प्रिमिटिव सेल के अंदर, उसके मुताबिक हम उसकी इंटरनल एनर्जी देखते हैं कि कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। एक मालिक्यूल है तो 3 होंगी, एक मालिक्यूल के अंदर एक एटम है तो 3 होंगी। अगर दो हमारे पास एक मालिक्यूल के अंदर 2 एटम्स हैं तो फिर 5 होंगी, और अगर एक मालिक्यूल के अंदर 3 एटम्स हैं तो फिर 6 होंगी, और अगर उससे बढ़ाते जाएंगे तो सो ये इंक्रीज़ करती चली जाएगी। ठीक है, अब हमने जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ तक तो हमें ये बात है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखनी है वो देखनी है इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस यानी कि मालिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस प्रेजेंट हैं उन फोर्सेस को हमने कैलकुलेट करना। इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो ये कहती है कि जो गैस है आपकी जो सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, इनफाइनाइट तक मॉलिक्यूल होते हैं, और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस मौजूद होती हैं। और आपने इसका एक और पार्चुलेट पढ़ा है कि ये उस वक़्त तक एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट नहीं करते कि जितनी देर तक ये आपस में टकरा नहीं जाते। ये बात पढ़ी आपने, ठीक है? तो इसका मतलब है कि फोर्स तो प्रेजेंट है ना इनके दरमियान में, इसलिए जब टकराते हैं तो फोर्स लगाते हैं। अब वो कौन सी फोर्सेस हैं? उन फोर्सेस को हम नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर
फोर्सेस का। तो हमें अब ये समझना है, ओरिजिन का तो नहीं हमें पता होता किसी भी फोर्स की, ये नहीं पता होता कि किधर से आई है, ठीक है, लेकिन हम उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको डिस्कस कर। आपके 4 फोर्सेस ऑफ नेचर हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर, ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। हमें सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज़ का पता है, हमें ये नहीं पता कि इनका ओरिजिन क्या है। उसकी वजह यह है कि हमें ये नहीं पता कि कायनात बनी कैसे थी, बिग बैंग कैसे हुआ, ठीक है, हमें नहीं पता। इसलिए हम सिर्फ क्या होता है कि जब फोर्सेस की बात करते हैं तो हम सिर्फ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, हम उसके ओरिजिन के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि किस तरह। हम पे कहते हैं फोर्स है, आप जब कहते हैं ना ग्रेविटी है तो है, आप ग्रेविटी को कहाँ से सेंस करते हैं, उसको महसूस करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप कहते हैं है, ये नहीं पता कहाँ से आई है, उसके दरमियान मौजूद है, उसकी प्रॉपर्टीज से उसको। इसी तरह वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जो है उसको भी उसकी प्रॉपर्टीज से आप जज करते हैं। इसी तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, यानी कि जो मालिक्यूल्स हैं, किसी आइडियल गैस के अंदर जो मालिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में फोर्सेस मौजूद हैं, और उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ गैसेस, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसके मुताबिक एन आइडियल गैस consists of large number of molecules. ठीक है, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो होते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये किस पर कंसिस्ट कर रहे होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होते हैं, और एटम्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये स्ट्रक्चर होता है। फिर आगे से आप इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो हैड्रॉन्स से मिल के बनते हैं, और हैड्रॉन्स जो होते हैं उनके अंदर क्वार्क्स होते हैं। वो क्वार्क्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो क्वार्क्स से मिल गया, लेकिन उनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर जब पार्टिकल फिजिक्स आप पढ़ेंगे इधर के अंदर तो उसमें ये आपको बताया जाएगा कि उसके अंदर जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल होते हैं, उनके स्ट्रक्चर का नहीं हमें पता, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं उसका स्ट्रक्चर होता है। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स, और एटम्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। दीज मॉलिक्यूल्स consist of atoms, and these atoms have electron, proton, electrons, protons and neutrons. ठीक है, इनके अंदर ये पार्टिकल्स जो होते हैं, तो एटम या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अब चूंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन जो होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल होली अगर इनको देखा जाए कंप्लीटली तो ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर ऑन होल न्यूट्रल।
क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के इफ़ेक्ट को क्या करते हैं, वो कैंसल आउट जो है वो कर देते हैं। ठीक है, तो अब अगर ये न्यूट्रल हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनके दरमियान में फोर्सेस नहीं हैं। अब आप कहेंगे जी ये तो न्यूट्रल है, नेगेटिव पॉजिटिव, वो तो कोलम्बिक फोर्सेस आपस में कट कुट गई, ख़त्म होंगे तो इनके दरमियान में फोर्सेस नहीं होगी। नहीं, न्यूट्रल हैं लेकिन इनके दरमियान में फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। देयर न्यूट्रलिटी does not mean that they have not forces between them। तो इसका ये कतन मतलब नहीं है कि इनके दरमियान में फोर्सेस नहीं होंगी। इनके दरमियान में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। आपको पता है ना कि 4 फोर्सेस ऑफ नेचर होती हैं। उनमें पहले नंबर पर ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, तीसरे नंबर पर स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होती है और चौथे नंबर पर वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है। ठीक है, इनके दरमियान में जो फोर्सेस हैं जिनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कह रहे हैं, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की। ठीक है, द फोर्सेस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स or atoms are of electromagnetic nature। उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है। ठीक है, अब जब 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके चार्जेस जो हैं वो स्लाइटली डिस्प्लेस होते हैं उनकी मीन पोजीशन से, और अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो एक्शन में आ जाती हैं। यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स या एटम्स एक दूसरे के करीब आए इस तरह करके, तो उनके चार्जेस, इनके ऊपर चार्जेस होंगे, वो चार्जेस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस होंगे। इसका मतलब है कि जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आए तो चार्जेस डिस्प्लेस हुए, इसका मतलब है कि वहाँ पर डाइपोल्स बने। क्योंकि अगर चार्ज के दरमियान में सेपरेशन हो, 2 चार्जेस हों और उन चार्जेस के दरमियान में सेपरेशन हो, तो हम कहते हैं कि व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जब 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आए तो उनके करीब आने से जो चार्जेस थे इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर वो अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएंगे, और जब वो अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होंगे तो उनके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होने की वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो एक्शन में आ जाएंगी। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो एग्जर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, व्हेन the molecules come close to each other, जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं, their charges slightly displaced from their mean positions। तो क्या होता है, ये स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाते हैं अपनी मीन पोजीशन से। ठीक है, और
जो इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं एंड अट्रैक्टिव इंटर एटॉमिक molecular forces came into action. ठीक है, तो इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूलर यानी कि जब करीब आ जाते हैं, स्लाइडली चार्ज डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्सेस वहाँ पर जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अब जब मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना। ठीक है ना, बहुत करीब आ गए तो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करना। एक दूसरे ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर से गुजर जाना। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ जो है वो ओवरलैपिंग करना शुरू कर देंगे। तो इसके नतीजे में रिपल्सिव इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके दरमियान में जनरेट होंगी। जब ये क्लोज आएंगे तो उस वक़्त अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, लेकिन जब ये एक दूसरे के ओवरलैप करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे के ऊपर से गुजरना शुरू कर देंगे, तो इनके दरमियान में क्या होगा, इनके दरमियान में रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, व्हेन द मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर and start to overlap with each other, the repulsive intermolecular forces came into action. तो रिपल्सिव इनके दरमियान में जो फोर्सेस हैं वो जनरेट होना शुरू कर देते हैं। जब क्लोज होते हैं तो कौन सी होती है, जब क्लोज होते हैं तो अट्रैक्टिव, और जब एक दूसरे से परे जाना शुरू करते हैं तो उस वक्त एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना शुरू करते हैं तो फिर हमारे पास रिपल्सिव, यानी कि दोनों किस्म की फोर्सेस यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, दोनों किस्म की फोर्सेस जो एग्जिस्ट। हेलो अस्सलाम इम्तियाज़ साहब, वो इम्तियाज़ साहब काम हो गया, कोई नहीं, वो मैं भेज देता स्टूडेंट्स को कराया जमा। ठीक है, हो गया, हाँ हाँ ओके, ओ कोई गल नहीं, कोई मसला हो गया काम, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, तो दोनों किस्म की फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। ठीक है, अब हमने जो है इसका ग्राफ जो है वो बना के देखना है इन फोर्सेस को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, अब अभी यहाँ तक हमें ये पता चला है कि इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की फोर्सेस हैं उनका बिहेवियर इस तरह का कि वो अट्रैक्टिव भी हैं और वो रिपल्सिव भी हैं। जब क्लोज आते हैं तो अट्रैक्टिव होती हैं, जब एक दूसरे के ओवरलैप कर जाते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। ओवरलैप का तो मतलब होता है ना एक दूसरे के ऊपर से गुजर जाना, तो जब बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं तो वो रिपल्सिव हो जाती हैं। अब ज़रा हम ग्राफ बनाते हैं इसका। तो ग्राफ आप देखें कि हमारे पास ग्राफ जो है वो डिस्टेंस, क्योंकि
मालिक्यूल्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है, चार्ज कितने सेपरेट हो रहे हैं, वो डिस्टेंस आर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर और फोर्स एफ वर्टिकल एक्सिस के ऊपर। तो ये ग्राफ कुछ हमारे पास इस तरह का आता है और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है R इज इक्वल टू आर नॉट। अब ये रीजन जो है, ये वाला, ये रीजन है रिपल्सिव रीजन, ठीक है, और जो ये वाला रीजन है ये है अट्रैक्टिव रीजन। तो हमने F और R के दरमियान में ग्राफ प्लॉट किया है। वी हैव प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन F एंड R। F और R के दरमियान में हमने ग्राफ, R क्या है, R डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। व्हाट इज R? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और R नॉट जो है ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, सबसे नज़दीकी डिस्टेंस दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस। तो इस पॉइंट के ऊपर R इक्वल टू आर नॉट के ऊपर पोटेंशियल जो है या पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी। एट दिस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। आपको एक बात का पता है कि जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो तब हमारे पास पोटेंशियल कौन सा होता है, अट्रैक्टिव। जब भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज होगी चीज़ें आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दें। वहाँ पर आपका अब ये जो हमारा सिस्टम है, अर्थ सन इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अबाउट, ये क्या है, ये बाउंड सिस्टम्स हैं। बाउंड सिस्टम का मतलब होता है अट्रैक्टिव सिस्टम, और अट्रैक्टिव सिस्टम के अंदर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है कि जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम है। तो हमें पता है कि फोर्स माइनस डी वी ओवर डी आर के बराबर होती है। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल मिनिमम होगा। अब आपके पास तीन हालतें होती हैं, वो तीन हालतें कौन सी हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है। अब उनके अंदर देखना हमने मॉलिक्यूल किस तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो इन सॉलिड्स के अंदर, ठीक है, मॉलिक्यूल के एटम्स जो हैं वो क्या है, वो एक वाइब्रेटिंग फोर्स है। मॉलिक्यूल्स और एटम्स और वाइब्रेटिंग फोर्स, वो एक वाइब्रेटिंग फोर्स है, वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, ठीक है। ठीक है, एंड कैन नॉट escape from their mean positions, और अपनी मीन पोजीशन से escape नहीं कर सकते, वाइब्रेट कर रहे हैं, बाउंड है। लिक्विड्स के अंदर मॉलिक्यूल जो उनकी वाइब्रेशन एनर्जी होती है और ये वाइब्रेट करते हैं एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर।
इन लिक्विड्स, ठीक है, लिक्विड्स के अंदर द मॉलिक्यूल्स हैव वाइब्रेशनल एनर्जी and they vibrate at fixed distances from each other, और एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंसेस के ऊपर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव। In gases, the molecules are free to move. गैसेस के अंदर आपको पता है, गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इतनी ज़्यादा स्ट्रांग इंटरएटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, फ्री टू मूव होते हैं इन बिटवीन द क्लूजन्स। बिकॉज they have not strong intermolecular forces, क्योंकि इनके दरमियान में ये एक दूसरे से कलाइड भी कर रहे होते हैं, लेकिन इनके दरमियान में इतनी स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। सबसे ज़्यादा स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसके दरमियान में होती हैं? सॉलिड्स में। उससे कम लिक्विड, और सबसे ज़्यादा कम जो है वो में होती है। ठीक है, तो ये अब हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट जो है वो वान डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है उसको